बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजी पंजाब को आज एक दफ़ा फिर तब्दील किया गया है और हम देख रहे हैं कि जब से हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर तो आईजीज़ और चीफ़ सेक्रेटरीज़ को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। अंदरून खाना क्या हो रहा है, क्या इसकी असल कहानी है, क्यों ये तब्दीलियाँ करनी पड़ रही हैं, ये जो डिबेट है इसके ऊपर बात करेंगे। और आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास से 4 अच्छी ख़बरें सामने आई हैं पाकिस्तानियत के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में। उन 4 अच्छी ख़बरों का भी तज़किरा करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कन्वेंशनल मीडिया हो या इवन डिजिटल मीडिया, जो हमारे जो एंकर्स हैं या जो सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एजाज़ सैयद जैसे लोग, वो भी हम सबके सामने हैं। लिहाजा ये अच्छी ख़बरों का तज़किरा इसलिए किया जाता है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए परेशान हैं, पाकिस्तान की बका के लिए परेशान हैं, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें होता देखना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छी चीज़ों का तज़किरा होता है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि तब्दीली जो है वो एक जिद्दोजहद है। जब आप कोई चीज़ तब्दील करते हैं और बार बार आप तजर्बा करते हैं तो उससे आप बेहतरी की जानिब जाते हैं, आप तजर्बात से सीखते हैं और तजर्बात से हमेशा सीखना चाहिए। और हर कामयाब शख्स, हर बहादुर आदमी का तजर्बात करता है और तजर्बात से वो जब सीखता है तो अगली दफ़ा फिर उन चीज़ों से वो परहेज़ करता है, बच निकलता है। अब पाकिस्तान में जो कल्चर हमेशा से ब्यूरोक्रेसी का रहा है वो जी हजूरी का कल्चर है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत भी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की है, वो वफाक की हो या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि फ़ेडरल ब्यूरोक्रेसी में भी पंजाब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। इस्टेब्लिशमेंट में भी कहा जाता है कि पंजाब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हाथ है, से है पंजाबियों की, यानी पंजाब के जो डोमिसाइल रखने वाले लोग होते हैं वो जिस मर्ज़ी कौमियत से हों लेकिन पंजाब से बिलोंग करने वाले। इसी तरह जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है जो लाहौर बैठती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे पाकिस्तान की सबसे मजबूत ब्यूरोक्रेसी होती है। और इस ब्यूरोक्रेसी के साथ आकर किसी शरीफ आदमी, जो उस्मान बुज़दार जैसा शरीफ आदमी हो, उसका चलना ये वाज़े कर देता है कि फिर आप 5 आईजीज़ नहीं तब्दील करेंगे, आपको फिर आगे जाके मज़ीद तब्दीलियाँ भी करनी पड़ेंगी आईजीज़ के हवाले से भी और चीफ़ सेक्रेटरीज़ के हवाले से भी। फिर जो सबसे अहम नुक्ता है, ये तब्दीलियाँ जो आईजीज़ की हुई हैं पंजाब के अंदर, चीफ़ सेक्रेटरीज़ को भी बदला गया है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है नून लीग की साबका हुकूमतें। ये जितनी ब्यूरोक्रेसी टॉप के ऊपर पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर इस वक्त बैठी है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको नवाज़ शरीफ ने लगाया है। और नवाज़ शरीफ का जो माइंड सेट है वो पाकिस्तान में जब हम सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इस्लामाबाद में बैठते हैं, उन लोगों के साथ जो बाखबर लोग हैं, तो वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ फ़ैसला करने में इंतहाई नाअहल आदमी हैं, नवाज़ शरीफ कोई स्टैंड लेने में इंतहाई नाअहल आदमी है, नवाज़ शरीफ कोई चीज़ को समझने में, इंटरनेशनल एक्सपोयर में, नेशनल इनोवेशन में, नैरेटिव बिल्डिंग में बिल्कुल नाअहल और अजीब व गरीब मोटी सोच के आदमी हैं। लेकिन उनको जो गॉड फादर वाली पॉलिटिक्स है वो इस मुल्क में शरीफ ख़ानदान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपने अगर गॉड फादर मूवी है जो वो देखी हो तो उसके अंदर जो चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को कत्ल नहीं किया जाता बल्कि उनको हर तरह से उनके साथ रिश्तेदारियां बनाकर, उनको गिफ्ट्स देकर, उनको अपनी पार्टीज़ के अंदर बुलाकर अपने हाथ में किया जाता है। लिहाजा यही कुछ वफाक में भी शरीफ ख़ानदान करता रहा है, शरीफ ख़ानदान की पॉलिटिक्स करती रही है और पंजाब के अंदर भी करती रही है। लिहाजा अब पंजाब पुलिस हो या पंजाब की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो सारी की सारी वो है जो शरीफ ख़ानदान के हाथों से होकर सामने आई है। लिहाजा उनसे उस्मान बुज़दार साहब जैसे एक निस्बतन कम गो आदमी, एक निस्बतन शरीफ नफ्स आदमी, उनसे आपने काम लेना है उस ब्यूरोक्रेसी से जो शरीफ ख़ानदान के साथ काम करती रही है, जो हमज़ा शहबाज की ब्यूरोक्रेसी है, जो शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल हो, पुलिस की हो, उनके साथ आपने काम करना है। लिहाजा ये मफादात को भी प्रोटेक्ट करती है ये ब्यूरोक्रेसी पंजाब की, और वो मफादात वो हैं जो शरीफ ख़ानदान के मफादात हैं। लिहाजा जब आप कोशिश करते हैं कि मफादात अब पहुँचें आवाम तक, नीचे जो इख्तियारात हैं वो आवाम तक पहुँचें, तो आपको बहुत बड़ी हर्डल इस ब्यूरोक्रेसी से सामने आ जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स आपकी बात मानने को तैयार नहीं होते,
آپ ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز 36 ڈی سی اوز ہیں 36 ڈی پی اوز ہیں اس پورے پنجاب کے، اور اگر وہی آپ کے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ کے احکامات کو نہ نیچے تک پہنچا رہے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس ساری صورتحال سے نکلیں اور آپ عام عوام تک اس کی جو فائدے ہیں وہ پہنچائیں۔ اسی طرح جو ہماری بیوروکریسی ہے، آئی جیز ہوں یا چیف سیکرٹری ہوں، یہ ریفارمز کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ جو صوبے کے اندر ریفارمز لانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمیشہ سے ہمیں یہی بیوروکریسی نظر آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمر شیخ کی۔ عمر شیخ کے ساتھ جو یعنی آج کل وہ خبروں میں ہے، شعیب دستگیر کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ دو بڑے گروپس تھے اس پنجاب کی جو پولیس بیوروکریسی ہے، ٹاپ رینکس ہیں اس کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سی سی پی اور لاہور لگایا گیا عمر شیخ کو۔ یہاں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ عمر شیخ میرے ہمسائے ہیں، دیوار بدیوار، یعنی نیکسٹ ڈور نیبر ہیں خانپور میں میرے عمر شیخ صاحب، جو اب یہ سی سی پی او لگائے گئے ہیں، اور بڑی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں، اور بہت وینری آدمی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور شروع سے یعنی جب ابھی میں اسلام آباد نہیں آیا تھا 5-8 سال پہلے، اس وقت بھی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ان کا ایک وین ہے خانپور پورے میں، بلکہ ڈسٹرکٹ پریمیئر خان میں ایک سے ہے کہ عمر شیخ اور وہ ان کی جو پوری فیملی ہے وہ بھی بیوروکریسی کے اندر ہے، تو بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں، ٹریفک میں بھی رہے ہیں، ادھر راولپنڈی میں بھی رہے ہیں، تو ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور ان کو سی سی پی او لاہور لگانے کا جو مقصد ہے وہ عثمان بزدار صاحب کا یہ ہے کہ لاہور پر سب سے زیادہ جو پنجے گاڑے گئے ہیں وہ نون لیگ کے ابھی تک بھی گڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا ہے وہاں پر۔ وہاں جو قبضہ مافیا ہے، وہاں جو ڈرگز مافیا ہے، وہاں اور طرح کے جو مافیاز ہیں، ان کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو عمر شیخ کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے اگر وہ سسٹین کر جاتے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ ان کی کیمسٹری مل جاتی ہے عثمان بزدار کے ساتھ، اور جو ان کی پیس ہے عمر شیخ کی کام کرنے کی، تو میں تو ان کو اگلا آئی جی بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مستقبل میں پنجاب کو لیڈ بھی کریں گے، اور وہ بڑے پیشنیٹ ہیں اس معاملے میں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی کیمسٹری، ان کا کام کرنے کا جو سٹائل ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کتنا ملتا ہے، لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے عمر شیخ کو لگانا، اور عمر شیخ کو لگانا ہی مسئلے کی بنیاد بنا ہے جس کے اوپر یہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا ہے، کیونکہ آئی جی کے اپنے مفادات تھے، اپنی ان کی احکامات تھے نون لیگ کے، وہ ماننا چاہتے تھے، وہ کام وہ نیچے تک ریفارمز کو اس طرح لے کے نہیں جانا چاہتے تھے، لہٰذا یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے بیوروکریسی کی طرف سے پنجاب کے اندر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آئی جیز کو اور چیف سیکرٹریز کو مسلسل تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے اوپر آپ تنقید، اگر آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہوں مریم نواز کا اور بلاول کا، تو پھر اس کے اوپر تنقید بہت آسان ہے کہ دیکھیں جی یہ کیوں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی پر بلا دنیا میں کہاں پر تنقید ہوتی ہے؟ تبدیلی تو ایک بہتری کا نشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پرفارم نہیں کر پا رہا، آپ کے احکامات اس کے ساتھ وہ نیچے تک نہیں اس کو کنوے کر پا رہا، تو ظاہر ہے آپ کو اس کو تبدیل کرنا ہے، پھانسی تو نہیں لگانا، لہٰذا یہ اچھا فیصلہ ہے، اور مستقبل میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار کے احکامات کو اس طرح نہیں امپلیمنٹ کیا گیا تو مزید تبدیلیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اب دوسری جو وفاقی کابینہ سے اچھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے بقایا جات ادا کیے گئے ہیں۔ پاکستانی یہ جو لنڈے کے لبرلز اور سستے صحافی مبشر زیدی جیسے جتنے لوگ ہیں، اعزاز سید، پورا گروپ اب کہہ لیں، اب تو 30-35 نام ہیں ان کے اندر، گل بخاری جیسے لوگوں کو، ماروی سرمد، ان کا ایک رونا ہے پہلے دن سے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے آ کر میڈیا کے واجبات کم کر دی ہیں یا میڈیا کا جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی حکومتیں ان کو اربوں روپے یعنی کھربوں روپے ان کو کھلاتے تھے، صرف رشوت کے طور پر، ایڈز مصنوعی طور پر بنا کے ان کو دیتے چلے جاتے تھے، اور پھر وہ ٹی وی چینل جو پورے پاکستان میں شاید 400 گھروں میں بھی نہ چلتا ہو، اس کو بھی اس ریٹ پر ایڈ دیے جاتے تھے جو اس چینل کو دیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے 6 کروڑ 8 کروڑ لوگوں کے گھر میں چل رہا ہے۔ یعنی یہ تھا مریم نواز کا وہ طریقہ واردات جس کے بارے میں آپ کہہ رہا ہوں۔ شریف خاندان اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے، اور ان سے ایکسپرٹ پاکستان کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ اب جب یہ حکومت آئی اور ان کو پتہ لگا کہ یہ واردات ڈالی جا رہی تھی، فواد چودھری صاحب آئے، فواد چودھری صاحب خود بھی اینکر پرسن رہے ہیں 92 نیوز پہ، نیو نیوز ادھر انہوں نے کام کیا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بہت بڑا واردات ڈالی جا رہی ہے، تو انہوں نے میڈیا کے وہ جو پیسے تھے بلا وجہ ایڈز دینے کے وہ بند کر دیے، جس کے اوپر پھر مالکان جب مل بیٹھے، اچھا یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی ایک چینل نہیں ہے، یہ چینل سے وہ صرف پیسے نہیں کما رہے، چینل کو تو وہ یوز کر رہے ہیں اپنی وہ یعنی ایک پریشر گروپ کے طور پر، ایک پریشر ٹول کے طور پر، ورنہ یہ پاکستان کے 10 بڑے جو چینل ہیں یہ سب کے سب، میں نام نہیں لیتا، آپ ٹاپ 10 چینلز پاکستان کے لے لیں، ان کے جو
ऑनर्स हैं, उनका ये एक बिज़नेस नहीं है, उनके 100 बिजनेसेस हैं। लेकिन अब वो रोना रोते हैं कि वो जो कैमरा मैन है जिसकी तनख्वाह 15,000 है, NLE है उसकी तनख्वाह 15,000 है, ड्राइवर है चैनल का उसकी तनख्वाह 15,000 है, उनको तनख्वाहें नहीं देते कि हमें हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। असल में मसला क्या था कि जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री थी, ये थी कोई 10 अरब की आप इंडस्ट्री कह लें इसको, यानी सारी चीज़ें मिला के आपने इसे 100 अरब की इंडस्ट्री बना दिया, एक मसनूई एक बूम दिया आपने, 1-1 करोड़ पे आपने तनख्वाहें रखी। अब भी इस गए गुजरे दौर में भी जब ये सारे के सारे इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं मीडिया की बदहाली का, इस वक्त भी 50-50 लाख रुपए एंकर्स को दिया जा रहा है, और उस एंकर की टीम में जो रिसर्चर होता है उसकी तनख्वाह है 35,000, उसका जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है उसकी तनख्वाह है 60,000। वो जो 60 लाख वाला इनका एंकर है, उसको जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, जो बंदा उसकी फुटेज बना रहा है कैमरे से, उसको ऑन एयर भेज रहा है, वो जो टेक्निकल स्टाफ वाला है उसकी 15,000 तनख्वाह है, वो जो कैमरा मैन है उसकी भी 15,000 तनख्वाह है। तो ये जो फ़र्क है ये इमरान खान ने आपको नहीं बताया था, ये आपके मालकान ने बताया। लेकिन उसके बावजूद आज एक अच्छा फ़ैसला हुआ है, वफाकी काबीना ने 1 अरब रुपए के जो बकाया जात थे, वो किसी भी मद में बनाए गए थे, पता नहीं कौन कौन सी अजीब व गरीब किस्म की मीडिया ने अपनी ख्वाहिशात का जिक्र किया हुआ था, उनको 1 अरब रुपया रिलीज़ किया गया है। तो अब ये जो सस्ते लिबरल्स हैं इनको चाहिए कि ये अपने जो मुलाजमीन हैं इनके इदारों के, उनके साथ भलाई करें और उनके जो बकाया जात हैं वो मालकान से ले कर दें। हामिद मीर ने भी ये वादा किया था हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में कि वो जियो के मुलाजमीन के जो बकाया जात हैं वो उनको लेकर देंगे, लेकिन वो आज तक जियो के बकाया जात वापस नहीं दिए गए। इसके अलावा अली जैदी साहब की मिनिस्ट्री ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, एक फेरी सर्विस शुरू की है जो गवादर से जाएगी ईरान तक, और जो ज़ायरीन हमारे जाते हैं उनके लिए ये फेरी सर्विस का क़याम पाकिस्तान में अमल में लाया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। पोर्ट एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है वो इन चीज़ों को देख रही है, और अब जो हमारे ज़ायरीन लाखों की तादाद में जाते हैं हर साल, करोड़ों की तादाद में, उनके लिए ये बड़ी सहूलत होगी कि ये फेरी सर्विस गवादर से चाबहार तक ये चलाई जाएगी। और इस मंसूबे की भी आज अप्रूवल दे दी गई है वफाकी काबीना के इजलास में। पनाह गाहें, वज़ीर-ए-आज़म ने कल पनाह गाह का दौरा किया, वहाँ पर गरीबों के साथ बैठे खाना खाया, और मैंने कहा था कि जब आप रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, इस्लामी फ़लाही रियासत का नारा लगाते हैं, तो फिर यही वो चीज़ें हैं कि हुक्मरान अपने मज़दूरों के साथ बैठा करते थे, उनके लिए कोई अलग प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे। तो वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ जाना एक अच्छा जेस्चर था, और अब वज़ीर-ए-आज़म ने आज वफाकी काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया है कि अब ये पनाह गाहों का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। जो साहिब इस्तात लोग हैं, जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में चैरिटी बेस्ड काम करती हैं, उनके साथ मिलकर पनाह गाहें पाकिस्तान के तमाम शहरों में खोली जाएंगी। ये एक इंतहाई अच्छा फ़ैसला है उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो और शहरों से वहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम है और इस पर खराज तहसीन बनता है। आखिरी जो अच्छी चीज़ है जो आज वफाकी काबीना के इजलास में हुई, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया, सेक्रेटरी दाखिला को वफाकी काबीना के इजलास में, और इसके अलावा IG को बुलाया गया और उनको कहा गया कि साजिद गोंदल को आपने प्रोड्यूस करना है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर मिसिंग है इस्लामाबाद से। उनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजहार बरहमी किया IG पंजाब पर। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत से अगर लोग इस तरह उठाए जाते रहेंगे तो फिर हम किस तरह पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएंगे। लिहाजा आप फ़ौरी तौर पर जहाँ जहाँ जो भी एक्शन आपको करना है वो करें और साजिद गोंदल को ढूँढें, और उनको ढूंढ कर आपने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करना है और उनको प्रोड्यूस करके उनके घर तक पहुंचाना है। लिहाजा ये एक अच्छा फ़ैसला है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, इस मुल्क के ऐसे हुक्मरान की तरफ से जो ये दावा करते हैं रियासत मदीना का, उनकी तरफ से उनकी रियाया जब उनके ही शहर से गायब हो रही हो, उनकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं, किसने किया किसने नहीं किया एक लंबी डिबेट है, लेकिन वफाकी काबीना में IG को बुलाना, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाकर डांटना और ये कहना कि आप प्रोड्यूस करें साजिद गोंदल को, ये एक इंतहाई जुर्रतमंदाना चीज़ है जिसकी हमेशा से उम्मीद इमरान खान से की जाती रही है। तो ये थी 4 अच्छी ख़बरें और डिबेट जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के ऊपर हो रही है उसके ऊपर गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।